नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनूप श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे राहुल गांधी जी के बिहार दौरे के बारे में। राहुल गांधी जी के बिहार दौरा ये पिछले 5-6 महीनों में लोग छठी बार बता रहे हैं कि एक आधे साल में 6 बार राहुल जी बिहार का दौरा कर चुके हैं। और वो लगातार जो है वहां पर संविधान आरक्षण का मुद्दा उठा रहे हैं। कल भी वो गया में थे, गया से फिर वो वहां भी गए, राजगीर भी गए। और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ प्रभात कुमार जी मौजूद हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस के। प्रभात जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। प्रभात जी, राहुल जी लगातार दौरा कर रहे हैं, काफी आक्रामक तरीके से अपनी बातें रख रहे हैं, खासकर आरक्षण को लेके और संविधान को लेकर। तो आपको लगता है कि बिहार में आपको उसी तरह से आशातीत सफलता मिलेगी जैसे लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में इस मुद्दे पर मिली थी आपको? शायद इसी यही वजह है कि आरक्षण और संविधान का मुद्दा जो है और जातिगत जनगणना का मुद्दा जो है काफी जोर शोर से उठाया जा रहा अनूप भाई, आपको और आपके सारे व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। है। बहुत बेहतरीन प्लेटफॉर्म आपने दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। जी जी। अ, ये मुद्दा दरअसल समाज के किसी वर्ग विशेष से जुड़ा जुड़ा हुआ सिर्फ नहीं है। ये भारत की परिस्थितियों का मुद्दा है। भारत की परिस्थितियां अगर आप झांक कर देखें इस मुद्दे के अंदर, जो जातीय जनगणना, आरक्षण, ये भारत की जो मूलभूत समस्याएं हैं, उसकी जड़ में कहीं ना कहीं से ये चीजें हैं। रह गई, आपने एक बात अंत में कही कि क्या आपको लगता है कि ये अप्रत्याशित सफलता जैसे उत्तर प्रदेश में मिला वैसे बिहार में मिलेगा? मैं अनु भाई आपकी बात से सहमत नहीं हूं, क्योंकि हर मुद्दा सिर्फ सफलता और असफलता में नहीं तोला जाना चाहिए। माफ कीजिएगा, ये मुद्दा हमारे नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी के ड्रीम से जुड़ा हुआ है। और ये सिर्फ राहुल जी की ड्रीम नहीं है, ये हमारे सबके श्रद्धेय स्वर्गीय महात्मा गांधी जी का भी ड्रीम था, जो हमारे राष्ट्रपिता हैं। वो कहते थे कि भारत के अंदर जो अंतिम पायदान पे खड़ा व्यक्ति है, जब तक हम उसका समुचित और चहुमुखी विकास ना कर पाए, तब तक हमें अपने आप पर किसी भी प्रकार का गर्व करने का अधिकार नहीं है। वो बिल्कुल अंत्योदय की बात करते थे। तो हम गांधी को मानने वाले लोग हैं अनु भाई, आप जानते हैं। तो हम तो गांधी की बात करेंगे। हम तो कहेंगे कि अंत्योदय का उद्धार यथोचित हो, सुनियोजित हो। और जब हम ये आवाज उठा रहे थे अनु भाई, बड़ा दुर्भाग्य है, आप तो प्रबुद्ध हैं, वरिष्ठ हैं मेरे से, तो आप याद कीजिए वो दौर आपने देखा होगा जब हमारे नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी जातीय जनगणना की बात करते थे। जब सदन में खड़े होकर के उन्होंने कहा कि मैं इसी सदन के अंदर, इसी लोकसभा की अवधि के अंदर आपसे जातीय जनगणना पास करवाऊंगा, डंके की चोट पर करवाऊंगा। तो जानते हैं अनु भाई हमारे साथ क्या बीतता था? जब हम आपके सामने आते थे तो आप हमसे प्रश्न पूछते थे, भाजपा के प्रवक्ता हमसे प्रश्न पूछते थे कि प्रभात जी, इसमें जातीय विद्वेष नहीं होगा? आप तो कहते थे कि इंदिरा जी कहती थी कि जात पर ना पात पर मुहर लगेगी हाथ पर। हाँ, कहती थी इंदिरा जी, और सत्य कहती थी। सवाल यहाँ जात और पात की जो बात होती है, उसमें अस्पृश्यता, जो अनटचेबल नेचर था ना, उसके खिलाफ इंदिरा जी ये बात बोलती थी। जातीय जनगणना उस बात को लेकर के नहीं है। जातीय जनगणना यह सर्वेक्षण करके देती है कि समाज के किस वर्ग में कौन है, उसकी स्थिति क्या है, उसकी परिस्थिति क्या है, उसका आर्थिक आधार क्या है, उसके आय के साधन क्या है, और हम इसको कैसे बेहतर कर सकते हैं। जब तक आप एक्सरे नहीं करेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि हड्डी कितनी टूटी है? कैसे प्लास्टर लगाओगे आप? तो ये जातीय जनगणना राहुल जी शुरू से कह रहे हैं कि ये समाज का एक्सरे है। पहले हम एक्सरे करके देखेंगे, जब हमें वो परिणाम दिखेगा, उसमें दिखेगा कि कौन कहां खड़ा है, तब हम उस पर सदन में जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया के तहत उनके लिए उचित व्यवस्था करेंगे। नहीं नहीं, आपकी लेकिन बात सही, मैं मानता हूं, मैं आपको टोक रहा हूं, मैं आपकी बात मानता जी, हूं कि राहुल गांधी लगातार जो है इस मुद्दे को उठाते रहे हैं। चाहे वो पद यात्रा कर रहे हो तो भी, सड़क पर हो तो भी, संसद में हो तो भी।
तो क्या आपको लगता है कि जो एनडीए की सरकार ने, जिन्होंने जातीय जनगणना की अब तो तारीखें भी उन्होंने बता दी हैं, तो ऐसा लगता है आपको कि राहुल गांधी की वजह से या इससे उन्होंने ऐसा किया, या फिर बिहार चुनाव में, चूंकि बिहार में जातिगत मुद्दा जो है बड़ा हावी रहता है हर चुनाव में। मैं भी बिहार का ही हूँ, पटना का, तो मुझे पता है कि वहाँ जाति का कितना जोर रहता है। तो आपको लगता है कि बिहार चुनाव की वजह से एनडीए सरकार ने किया? वजह क्या लगती है आपको? देखिए अनु भाई, सिर्फ बिहार चुनाव मत देखिए, भारतीय जनता पार्टी का इतिहास देखना पड़ेगा। और सौभाग्यवश मैं भी बिहार से आता हूं, तो आज दो बिहारी की भी बात हो जाए थोड़ी सी। जी। ये भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र रहा है। आप जब इनका इतिहास खंगालेंगे, ये आज की बात नहीं है। जब ब्रिटिशों का दौर था, उस वक्त भी ये कहां खड़े थे? ये क्या गांधी के साथ खड़े थे? क्या ये सुभाष बाबू के साथ खड़े थे? क्या ये भगत सिंह के साथ खड़े थे? क्या ये पंडित चंद्रशेखर आजाद के साथ खड़े थे? नहीं साहब, ये इनमें से किसी के साथ खड़े नहीं थे। ये खड़े थे गोरों के साथ। 60 रुपए की पेंशन पाते थे अनूप भाई। और बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं। आज बात होती है देश के विभाजन को लेकर के, तो वो भी थ्योरी मैं आपके माध्यम से स्पष्ट करूं कि 1937 में इन्हें के आराध्य, जिनको ये आराध्य मानते हैं ना, उन्होंने 1937 में भागलपुर में, सुभाष बाबू ने कलकत्ता में अधिवेशन नहीं इनका आहूत होने दिया, तो उन्होंने भागलपुर में मजबूरी बस विश्व हिंदू सभा का अधिवेशन आहूत करा। और उसमें इन्होंने टू नेशन थ्योरी, जिस सावरकर को ये पूजा करते हैं और बड़ा वीर मानते हैं, तो ये इनका क्या। फिर आगे बढ़िए ना, जब इंदिरा जी का वो इमरजेंसी का काल जिसको लेकर के हमें बार बार बोलते हैं, उस इमरजेंसी का जो अनूप भाई नायक थे ना, वो थे मुरारजी भाई। आपको तो बहुत बेहतर पता होगा, मैं आपको क्या ही बताऊं, लेकिन आपके व्यूअर्स के लिए मैं बोल रहा हूं। उस नायक की कहानी बताता हूं। उस नायक को पाकिस्तान ने निशाने पाकिस्तान से नवाजा। जो हमारे यहाँ भारत रत्न होता है, पाकिस्तान में वही निशाने पाकिस्तान होता है। जानते हैं अनु भाई क्यों नवाजा? इन्होंने पाकिस्तान के जनरल को फोन करके कहा कि हमारे रॉ के एजेंटों ने मुझे ये जानकारी दी कि आप कोई न्यूक्लियर पे काम कर रहे हैं, और जिसका नतीजा हुआ कि इंदिरा गांधी के द्वारा बनाया गया वो रॉ, उसके हमारे हजारों एजेंट अकारण मार दिए गए पाकिस्तान में, उनका आता पता नहीं चला। तो इसको क्या कहेंगे? ये एक बार नहीं है। मोदी जी को ले लीजिए, मैं दूर नहीं जाता हूं, मोदी जी पे रहता हूं। जीएसटी के बारे में इनका क्या था? आधार के बारे में इनका क्या था? तीन कृषि काले कानून के बारे में क्या था? ये यूटर्न पार्टी है। मुझे अब भी शक है अनु भाई, मैं मतलब इस उस सदमे से बाहर नहीं आया हूं जहां 700 से ज्यादा हमारे अन्नदाता अकारण अपने जान गंवा बैठते हैं और इस सरकार की तानाशाही के सामने, तो मैं उस सदमे से बाहर नहीं आ पाता हूं। और फिर मुझे आज भी लगता है कि ये जातीय जनगणना के नाम पर सिर्फ छलने का काम कर रहे हैं। आपको तो याद होगा अनु भाई, ये जब 2015 चुनाव में गए थे मोदी जी, क्या कहते थे? कितना दे दूं? 50,000 करोड़, 60,000 करोड़, 80,000 करोड़, 1 लाख करोड़, दिया 1.25 लाख करोड़। अनु भाई कहां है वो पैसे? पुल पर पुल, धराम धराम धराम। मैंने लिखा था उस वक्त, मैंने पूछा था नीतीश बाबू से, मैंने लिखा था कि पुल नहीं ईमान गिरा है, सत्ता का अभिमान गिरा है, और भ्रष्ट तंत्र के भ्रष्ट खेल का स्वघोषित निर्माण गिरा है। ये जो भ्रष्ट खेल चल रहा है बिहार के अंदर, राहुल जी ने कहा है ना, बहुत बेहतरीन बात है। आप भी इस बात को मानेंगे अगर आप पक्के बिहारी हैं तो। बिहार को कैपिटल बना दिया है क्राइम का। आज मुजफ्फरपुर की घटना हो, गया की घटना हो, सीतामढ़ी की घटना हो, पटना की घटना हो, कोई शहर कोई गांव अछूता नहीं छोड़ा है। खुलेआम इनके जो दबंग हैं वो दंगल राज कायम करके रखे हुए हैं। नौकरशाही अपने चरम पे है। एक एक भी कार्यालय अछूता नहीं है करप्शन से। एक भी कार्यालय, कह रहा हूं अनु भाई, दर्द होता है क्योंकि वहीं से आता हूं। देखिए, करप्शन तो नासूर है, इसकी बात तो छोड़ देते हैं, आते हैं बिहार पे या इतिहास पे। अगर इतिहास उठा के देखें 2010 से, तो बिहार में जो परसेंटेज ऑफ वोटिंग है महिलाओं का, वो लगातार हावी रहा है। पहली बार 50% से ज्यादा वोट 2010 में महिलाओं ने किया था, तब जेडीयू को 115 सीटें मिली। फिर 2015 में जो है 54% महिलाओं ने, 60% महिलाओं ने वोट दिया। 20 में भी महिलाओं का परसेंटेज 60% रहा, जबकि पुरुषों का 54-55% के आसपास ही रहा।
तो ये जो 15 साल का इतिहास है, ये माना जा रहा है कि ये वोटर जो है, ये महिलाएं वोटर, वो नीतीश कुमार की है, पहली बात। दूसरी बात कि राहुल जी अपने दौरे के दौरान दशरथ मांझी जी के घर गए। मांझी जो है महादलित उसमें आते हैं बिहार में। तो महादलित और महिलाओं के साथ मीटिंग जो राहुल गांधी जी की हुई, तो क्या माना जाए कि कांग्रेस की नजर जो है बिहार में इस बार, आपकी नजर जो है इस नीतीश के जो कोर वोट है उसके ऊपर है? अनूप भाई, सबसे पहले मैं आपको एक चीज स्मरण करवाना चाहता हूँ। हम जहां से आते हैं या आप जहां से आते हैं, वो धरती जगत जननी माता जानकी की है, सर्व पूज्य है, सर्वमान्य है और सर्वशक्ति से पराभूत है। हम उस धरती से आते हैं। हम उस धरती से भी अनूप भाई आते हैं जो महान कूटनीतिज्ञ चाणक्य की भूमि है। हम चंद्रगुप्त की धरती से आते हैं। और बेशक आपने नाम लिया जिनका, मैं बड़ा प्राउड फील करता हूं जब मैं कहता हूं कि मैं दशरथ मांझी की धरती से आता हूं। सिर्फ वोट तक इसको नहीं देखा जाए, मैं बार बार आपसे आग्रह करता हूं। क्या आपको नहीं लगता कि कुछ लोग समाज का ठेकेदार बनकर, मैं कहना नहीं चाहता लेकिन बताना पड़ता है, मजबूरी हो जाती है, और उस समाज का क्या कल्याण किया उस पर एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं है? अरे आप बताइए ना, आप अपने परिवार से ऊपर ही नहीं उठ पाए, किस समाज का कल्याण किया आपने? अभी देखिए, मैं आपको एक बड़ी बात बताता हूं, हंसी आएगी आपको इस बात पर। बिहार के अंदर अनुसूचित जाति के नाम पर एक कमिटी गठित करी गई, और कितना हास्यास्पद है देखिएगा, उस कमेटी का अध्यक्ष माननीय चिराग जी के बहनोई साहब, दूसरा जो व्यक्ति है वो मांझी जी के दामाद हैं। दामाद है। अब बड़ा आप समझिए इस चीज को, आपको क्या लगता है हमारे पासवान जाति में या हमारे मांझी में कोई इनसे ज्यादा पढ़ा लिखा, इनसे ज्यादा समझदार, इनसे ज्यादा वर्ग विशेष के बारे में सोचने वाला, इनसे ज्यादा बिहार के बारे में सोचने वाला, इनसे ज्यादा देश के बारे में सोचने वाला नहीं है क्या? है ना? लेकिन उनको मिली भागीदारी। राहुल जी यही तो कहते हैं, बार बार इसी बात को दोहराते हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ये हिस्सेदारी यहां पर स्थापित करवानी है। राहुल गांधी जी ये कहते हैं यहां स्थापित होनी चाहिए जहां आपने बिल्कुल उसको सिंक करके रखा हुआ है। आज जब दशरथ मांझी के परिवार से मिले, आप देखिए उनके पुत्र ने क्या कहा कि मैं राहुल जी से पहले भी मिला हूं, वो बड़े सौम्य और बड़े सहज लोग हैं, बड़े मृदुभाषी हैं, बड़े आराम से मिलते हैं, मुझे लगा ही नहीं कि मैं वहां मिला। ये सहजता है, और सहजता जो होती है ना, वो सबसे बड़ी चीज होती है। अगर आपका आदेश हो तो मैं एक चीज बता रहा हूं, मेरी अपनी ही पंक्ति है कि सच पूछो तो आत्मज्ञान सबसे महान होता है। सच पूछो तो आत्मज्ञान सबसे महान होता है, और स्वयं को शून्य बनाना सबसे कठिन काम होता है। नहीं, राहुल जी बिल्कुल। तो शून्य बड़ा, बन चुके हैं। जी जी, राहुल जी बड़ा कठिन परिश्रम कर रहे हैं। लेकिन ये जो परिश्रम कर रहे हैं बिहार में, तो सवाल एनडीए वाले ये भी पूछ रहे हैं आपसे कि भाई आप तो वहाँ महागठबंधन में हैं, लेकिन पिछले 3-4 दौरे में राहुल गांधी जी और तेजस्वी यादव जी ने एक भी मंच एक साथ साझा नहीं किया। तो इसके पीछे क्या वजह है? क्या इस पे कुछ रोशनी डाल सकते हैं? अनु भाई, मैं इस बात आपके इस प्रश्न का जरूर जवाब दूंगा, लेकिन उससे पहले मंच साझा करने की बात आई तो मेरे दिमाग में एक बात होगी, और मैं चाहता हूं कि आपके सम्मानित मंच से उस बात को रखूं, क्योंकि बिहार के लोगों को बिल्कुल। समझना होगा और देश के लोगों को समझना होगा। जब पहलगाम की घटना हुई अनु भाई, पहलगाम की घटना के कल होकर के जब शव घर भी नहीं पहुंचे थे, हमारी मातृशक्ति बिलख रही थी, उनके सिंदूर पोछे हुए दिख रहे थे, हाथों की चूड़ियां टूट चुकी थी, उस वक्त इस देश ने एक विभत्स और कुत्सित चेहरा राजनीति का देखा, जब आदरणीय प्रधानमंत्री और आदरणीय मुख्यमंत्री हमारे दोनों मंच पर हंसी ठिठोली कर रहे थे। एक मंच साझा वो भी होता है जिसमें राजनीति के अलावे, और मैं तो कहता हूं कि राजनीति की विवक्षता है, राजनीति की निम्रता है, कि ऐसे भी कांड होते हैं। अब आता हूं आपकी बात पर, क्योंकि मुझे मेरे दिमाग में वो बात आ गई, मैंने कहा रख दूं इस बात को। आपने कहा राहुल जी और तेजस्वी जी, अच्छा मुझे एक चीज बताइए अनु भाई,
कांग्रेस एक पार्टी है, एक दल है, आरजेडी भी एक दल है। दोनों दल के अपने अपने कुछ नियम कायदे कानून हैं जिन पर हम चलते हैं, जिसको आइडियोलॉजी बोला जाता है, विचारधारा बोलते हैं। तो हम अपनी विचारधारा पे चल रहे हैं, आरजेडी भी अपनी विचारधारा पर चल रही है। हम दोनों का लक्ष्य एक है कि ये जो कुर्सी कुमार जी हैं, जो पलट के इधर पलट के उधर और बिहार को भी अल्टी पल्टी में डाल रखा है, इनसे बिहार के लोगों को निजात दिलवाएं, इनके कुशासन से मुक्त करवाएं, दंगल राज से मुक्त करवाएं, और भाजपा रूपी जो कालिया नाग वहां के हर एक गली कूचों में, आपको मैं बताऊंगा तो आश्चर्य होगा आपको अनुभव भाई, 88,000 तालाब हुआ करते थे दरभंगा में, ऑन रिकॉर्डेड बोल रहा हूं। आज के डेट में 8,000 भी नहीं बचे, सारे भाजपा के और इनके सत्ता के जो संरक्षण प्राप्त भूमाफिया है उन्होंने बेच दिए। पटना में भी ऐसी स्थिति होगी और आप देखते होंगे अपने आसपास में कि सत्ता, आप बड़ा गंभीर आरोप लगा रहे हैं, बहुत गंभीर आप आरोप है। हाँ। और ये सत्य है। एक चीज मुझे बताइए, कोई भी भूमाफिया बिना सत्ता के संरक्षण के कर सकता है ऐसा काम? अगर आपको लगता हो कि आरोप तक सीमित है तो फिर मैं आपके स्वविवेक पे छोड़ता हूं। मेरा तो मानना है कि बिना सत्ता के संरक्षण के किसी भी प्रकार का अपराध न तो हो सकता है, न पनप सकता है, न ही उसको प्रश्रय मिल सकता है। ये मेरा व्यक्तिगत मानना है, चाहे वो कोई भी प्रदेश हो। ठीक है, आपकी बात मान लिया कि हर पार्टी को चुनाव में अपना 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 पक्ष रखना, अपनी बातें जनता के सामने रखने का फर्ज होता है, और हर पार्टी वो काम कर रही है। कल चिराग पासवान भी आरा में एक रैली कर रहे हैं, रमना मैदान में, आपको पता ही होगा। तो उसमें भी एनडीए का कोई बड़ा चेहरा या जेडीयू का कोई बड़ा चेहरा तो नहीं शामिल होगा, सिर्फ चिराग पासवान ही रहेंगे। लेकिन एक चीज ये बताइए, आपसे बारी बारी से पूछूंगा मैं, कि पहली चीज तो यह है कि एनडीए ने तो डिक्लेयर कर दिया है कि भाई हम मुख्यमंत्री जो है वो नीतीश कुमार जी के चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन आप लोगों ने अभी तक क्यों नहीं डिक्लेयर किया? तेजस्वी को आखिर चेहरा बनाने में क्या दिक्कत है? चलिए, मुख्यमंत्री बाद में शपथ लेंगे कि नहीं लेंगे वो तो बात की बात है, लेकिन आप लोग इस पे भी राजी नहीं हो पा रहे हैं, तो इस वजह से लोग सवालिया निशान उठा रहे हैं। मैं मुझे हंसी आ रही इस बात से कि मैं महाराष्ट्र चुनाव को देख रहा हूं, वहां भी एक नाम हुआ करता था, और जैसे अभी आप कह रहे हैं वैसे ही आप उस वक्त भी कह रहे होंगे कि उन्होंने तो कर दिया, भैया आपने क्यों नहीं किया। ये भाजपा है साहब, हमें कालनेमियों से निपटना आता है। अगर हमने अभी ऐसी कोई घोषणा करी तो भैया इनके जो 3 है ना यार, आपको पता होगा, अगर आप बोले तो मैं बोल दूं, बोलिए बोलिए। सीबीआई, इनकम टैक्स, भाई घोड़े खोल देंगे ये। तो हमने कुछ चीजें रखी है कि भाई कालनेमी से निपटना है तो फिर माया थोड़ी आपको ही आनी चाहिए। ये कलाबाजी का खेल है तो थोड़ी कलाबाजी आपको सीखनी पड़ेगी। कई बात नीतीश बाबू की, तो मैं नीतीश बाबू पर तो एक ही बात कहता हूं कि सम्माननीय है, हमारे आदरणीय है, बड़ा सम्मान करता हूं। राजनीतिक तौर पर मैं उनको बहुत ही ज्यादा, मतलब जो वाजपेयी जी ने कहा था उनको चाणक्य की उपाधि दी थी, मैं तो उससे भी एक कदम आगे उनको मानता हूं, क्योंकि एक और दूसरा कारण उनसे जुड़ जाता है, हम दोनों एक ही प्रदेश से आते हैं, तो इस कारण से मैं बड़ा सम्मान करता हूं उनका, मैं बिल्कुल स्पष्ट बोल रहा हूं। लेकिन मेरा डर जो है वो सिर्फ नीतीश जी को लेके नहीं है, उनकी पार्टी ही काल के गाल में जाने को तैयार है। आप याद कीजिए आरसीपी सिंह प्रकरण, मैंने शिंदे जी का नाम लिया होगा तो आपको लगा होगा क्या बोल रहा है ये। आरसीपी सिंह प्रकरण, नीतीश बाबू के घर में इतने आरसीपी सिंह पैदा कर दी है भाजपा ने कि नीतीश बाबू को खुद ही पता नहीं चल रहा है कि कब वो सेक्रेटरी साहब को हाथ जोड़ करके बोलते हैं कि भैया काम कर दो, कभी किसी और को बोलते हुए चलते हैं। तो उम्र की बात है, मैं ससम्मान ये बात बोल रहा हूं, मुझे नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि उम्र हर किसी की एक वक्त में वैसी आती है। उन्होंने बिहार को दिया भी है, मैं इनकार नहीं कर सकता। नहीं देखिए, एक बात तो आप भी इनकार नहीं कर सकते, मैं भी इनकार नहीं कर सकता भाई। मैं भी तो 1980 से देख रहा हूं बिहार को, तो निश्चित रूप से परिवर्तन तो हुआ पिछले 20 सालों की अगर बात करें। खासकर नीतीश कुमार का जो फर्स्ट टेन्योर था या सेकंड टेन्योर था, उसमें काम तो हुए हैं, ऐसा अच्छी बात नहीं है अब। लेकिन आप लोग अभी भी दिक्कत यह है कि वो लोग आपके जंगल राज, मतलब आपके मतलब लालू जी के जंगल राज की बात करते हैं। आप लोग कहते हैं कि भाई आप पिछले
20 साल का हिसाब दीजिए। तो ये सब तो चल ही रहा है, लेकिन सबसे अब आपसे मैं आखिरी सवाल पूछना चाहता हूं कि एनडीए में तो सीटों का बंटवारा लगभग तय हो गया है कि भाई 101 102 सीटों पर बीजेपी लड़ेगी, 103 4 सीटों पर जेडीयू लड़ेगी, बाकी जो 40 45 सीटें हैं उस पर जो है इसमें बंटवारा होगा। आप पिछली बार 70 सीटों पर चुनाव लड़े थे और 70 सीटों में आपको 19 सीटें मिली थी। इस बार ऐसी चर्चा है कि आप लोग ज्यादा सीटें मांग रहे हैं और खासकर वो सीटें मांग रहे हैं जहां पर 2010 और 2015 में आपका परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा है। तो आप 70 सीटों पर मान जाओगे या उम्मीद ज्यादा की है? अनु भाई, पहली बात तो मैं माफी के साथ कहता हूं आपसे कि टीवी चैनलों पर, और मैं एक प्रवक्ता हूं, तो प्रवक्ता उस पॉलिसी का, उस मैनेजमेंट टीम का पार्ट नहीं होता। लेकिन हाँ, चूंकि मैं बिहार से आता हूं और मैं कांग्रेस की आइडियोलॉजी को फॉलो करता हूं, कांग्रेस का स्पोक पर्सन हूं, इस नाते मैं भी चाहता हूं। कन्हैया जी हमारे पूरे बिहार की यात्रा कर रहे थे, राहुल जी 6 6 बार जा रहे हैं। बिहार के बारे में हम लगातार आवाज उठाते रहे हैं कि या तो विशेष राज्य का दर्जा या विशेष पैकेज की बात हम करते रहते हैं। तो हम, मेरा व्यक्तिगत मानना है, एक बिहारी होने के नाते, कांग्रेसी होने के नाते, कि हाँ, जहां हम मजबूत हैं वहां हमें दावेदारी दी जाए। हम मजबूती से लड़ेंगे, गठबंधन को इससे बहुत फायदा होगा। दूसरी बात, अभी आपने कहा कि एनडीए में फाइनल हो गया, तो मुझे हंसी आती है कि भाई ये चिराग भाई कहाँ चिराग लेके घूम रहे हैं? ये चिराग के तले अंधेरा क्यों? पिछली बार हनुमान बने हुए थे, इस बार कुछ और बनने का इरादा कर रखा है। तो भैया इनके, मैं कह तो रहा हूं कि ये भाजपा रूपी जो कालनेमी है ना, ये बड़ा प्रपंच रचती है अनु भाई। अब इस प्रपंच को समझने के लिए आपको बहुत गहरी स्टडी करनी पड़ेगी। ये कब हनुमान खड़ा कर दे, कब कब कोई और खड़ा कर दे। तो हम देख रहे हैं, हम भी वेट एंड वॉच में हैं क्या होता है। मांझी जी की स्थिति क्या है, कुशवाहा साहब की स्थिति क्या है, ये शायद एनडीए के पार्ट नहीं है, ये भी आप भूल गए होंगे। बहुत सारे लोग भूल गए देश में कि ये भी एनडीए के पार्ट है। हाँ वो ठीक है, 240 पर आए तो लोगों ने एनडीए शब्द भी सुना। शायद उससे पिछले 5 वर्षों में आपने एनडीए सुना हो तो अनु भाई आपको मुबारक, मैंने तो नहीं सुना। लेकिन जब 240 का है तो उनको एनडीए याद आई। जब अब आने वाले वक्त में लोग पूछेंगे, ये बहुत गहरा, बहुत संवेदनशीलता के साथ इस बात को रख रहा हूं। जब पहलगाम की बात आई, जब ऑपरेशन सिंदूर की बात आई, और उसके साथ में एक शब्द जुड़ेगा सीज फायर, और उसके पीछे लिखा जाएगा ट्रेड का टेरर दिखा करके मैंने दोनों को सीज फायर करने पे मजबूर किया। जानते हैं अनु भाई, आने वाली पीढ़ी ना गालियां देगी, माफ नहीं कर सकती। मतलब ये मैं सिर्फ सत्ता की बात नहीं कर रहा हूं, हम भी गालियां सुनेंगे कि तुम वहां खड़े थे, तुम उस वक्त थे। लेकिन हाँ, हम अपना फर्ज निभा रहे हैं। हम ठोक के पूछ रहे हैं कि आप बताओ सीज फायर किन शर्तों पे किया। हम पूछ रहे हैं कि त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था में जो चूक हुई उसका जिम्मेदार कौन है, वो बताओ। हम पूछ रहे हैं कि जो आतंकवादी 2023 में पुंछ में हमला किया, जिस संगठन ने, जिस सिंडिकेट ने, 2024 में गगनगीर, गुलमर्ग, और आज 25 में हमारे 26 अकारण लोगों को मार दिया पहलगाम में, वो पकड़े क्यों नहीं गए? तो ये बहुत सारे प्रश्न हैं जो, जिसका जवाब देश चाहता है। और ये जो प्रपंच रच रहे हैं, आपने देखा ना, चलते मतलब नहीं ऑपरेशन नहीं, सिंदूर का सिस्टम सवाल तो स्टार्ट ही बहुत नहीं हुआ सारे हैं। था। सवाल बहुत सारे हैं, माफ कीजिएगा, समय थोड़ा कम है। तो अब चलते चलते आपसे हम ये भी जानना चाहेंगे, आप भी बिहार से, हम भी बिहार से। तो बिहार का सबसे बड़ा मुद्दा जो है मेरी नजर में, पिछड़ापन तो है ही है, वो तो चलिए सदियों से चला आ रहा है। पलायन एक बड़ा मुद्दा है जिसे दोनों ही दल उठा रहे हैं, मतलब दोनों गठबंधन उठा रहे हैं। आप चलते चलते जरा हमारे दर्शकों को बता दीजिए कि अगर आप सत्ता में आते हैं, मान लीजिए महागठबंधन चुनाव जीत जाती है और सत्ता में आप आते हैं, मुख्यमंत्री कौन बनेगा चलिए ये तो आप उस समय डिसाइड करिएगा, लेकिन बिहार के लिए क्या करिएगा, खासकर पलायन के मुद्दे को लेकर? देखिए, बहुत सारी चीजें हैं बिहार के अंदर, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। और उन चीजों को अगर हम फिर से, आप देखिए, जैसे बिहार के अंदर जो हमारा फ्लड एरिया है, उसमें बहुत सारी संभावनाएं हैं, जिसको हम अभिशाप मानते हैं कोसी को। कोसी हमें बहुत कुछ दे सकती है। मेरा सब्जेक्ट रहा है ये, तो मैंने इस पर बड़ा काम किया। मैंने पूरी की पूरी थेसिस लिखी है इस पे कि कोसी से हम क्या प्राप्त कर सकते हैं। आज तक लोग कोसी को बिहार का अभिशाप कहते थे, मैंने कहा नहीं, ये अभिशाप नहीं है, ये तो वरदान साबित हो सकता है तो अगर इसका आप संक्षेप में सही थोड़ा सा उपयोग करें। बताइए ना, हाँ, मैं वही संक्षेप में बता रहा थोड़ा सा हूँ। बताइए। जी जी, मैं वही बता रहा हूँ। कोशी के अंदर जो संभावनाएं हैं उसमें बहुत सारी चीजें आ जाती है, जिसमें आप मत्स्य उद्योग से लेके, और अभी मखाना की बात आई, आप उसको नहरों में परिवर्तित कीजिए, सिंचाई की व्यवस्था होगी।
आप वहां पर लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं, वहीं पर आदमी को रोजगार मिलेगा। जहां आदमी विवश होकर के भाग रहा है वहीं पे रोजगार की व्यवस्था हो सकती है। अब अगर पटना की आप बात ले लीजिए, गंगा हमारी बीचों बीच निकलती है, तो गंगा का उपयोग हम कर सकते हैं, सिंचाई के लिए कर सकते हैं, और भी विभिन्न चीजें हैं, कल कारखाने, बहुत सारी चीजें हो सकती है जिसका हम उपयोग कर सकते हैं। वो ठीक है, सरकारों ने ध्यान नहीं दिया। मैं सरकारों की बात कर रहा हूं, मैं किसी एक सरकार की ही बात नहीं करता। सरकारों से कुछ गलतियां हुई जिसके कारण से बिहार आज पिछड़ापन के दौर से गुजर रहा है, और हमारे लिए एक सबसे बड़ा अभिशाप पलायन बना हुआ है। आप भी दंश झेल रहे हैं, मैं भी दंश झेल रहा हूँ, पूरा बिहार दंश इस बात को झेलता है। लेकिन हमारे पास में बहुत अच्छा रोड मैप है, राहुल जी ने वो रोड मैप रखा भी है। हम बिहार के युवाओं के लिए जो व्यवस्था करने वाले हैं, बिहार की जो हमारी मातृशक्ति है उनके लिए व्यवस्था वहीं पे करने वाले हैं। और सच्चाई है ये, बिहार तो देने का काम किया आज तक। आज ठीक है, कुछ स्थितियां परिस्थितियां ऐसी हुई, कुछ घटनाक्रम ऐसे हुए, कुछ दौर ऐसे हुए जिसके कारण से हमने ये दिन देखा है। लेकिन आने दीजिए हमें सरकार में। मैं विश्वास दिलाता हूं बिहार वासियों को, अपने भाइयों को और बहनों को, कि आने वाले दिनों में अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो कम से कम मेरे जैसा व्यक्ति अगर एक बात बोलेगा तो वो सिर्फ होगा पलायन रोको। मैं आज भी बोल रहा हूं और उस दिन भी बोलूंगा। अनूप भाई आप इसके साक्षी रहेंगे। पलायन ही जी जी हमारा बिल्कुल। सबसे बड़ा मुद्दा होगा, क्योंकि दंश मैं आप झेले आए, मैं अपनी अगली पीढ़ी जी को वो दंश नहीं झेलने दूंगा। जी जी जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। ये मुद्दा सबके लिए है, हम सबके लिए है। और ये मुद्दा इसलिए भी है कि रोजगार की उपलब्धता बहुत कम है, रोजगार के अवसर बहुत कम है बिहार में, जिसकी वजह से पलायन हो रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि आपकी सरकार बनेगी तो आप इस मुद्दे पर, आपकी सरकार जो है काफी गंभीरता से विचार करेगी। आपने हमारे साथ बातचीत की, आपने हमें समय दिया, इसके लिए प्रभात जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अनु भाई आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हम्म, हम्म, बहुत बहुत आभार। नमस्कार, धन्यवाद।